खतरे में पड़ा ईरान और बड़े खतरे में। आपको लग रहा है कि गाज़ा की डील नेतन्याहू ने ऐसे ही कर ली है? इस डील की कीमत शायद ईरान को चुकानी पड़े। खबर यह है जो बड़ी ही डराने वाली है। हजरात, अचानक से यूरोप में हड़कंप मच गया है। खबर ये लीक हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप प्लान कर रहा है कि जैसे ही वो सत्ता संभालेंगे तुरंत ईरान के न्यूक्लियर साइट को उड़ा देंगे। जी हाँ, खबर कंफर्म है। इतनी कंफर्म कि यूरोप के देशों ने आनन फानन डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यूरोप इस बात को समझ रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया तो ये एक खतरनाक जंग शुरू हो जाएगी जिसकी आग यूरोप तक जाएगी। ऐसे में तेल ईंधन के दाम तो बढ़ेंगे ही, हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे और फिर ईरान के निशाने पर यूरोप के देश भी आ सकते हैं। यूरोप नहीं चाहता कि अभी हाल फिलहाल में एक जंग ख़त्म हुई, कोई नई जंग शुरू हो जाए। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के दफ्तर से ये बात आई है कि तैयारी हो रही है, प्लान चल रहा है और जाहिर है नेतन्याहू ने ही डोनाल्ड ट्रंप को मनाया है कि भाई ये डील मैं कर लूँगा तो आप ईरान पर हमला करना। शायद यही कीमत है इस डील की। वहीं यूरोप के देश डोनाल्ड ट्रंप से कांटेक्ट में आ गए हैं और उनकी कोशिश ये है कि ईरान से बात कर ली जाए। बजाय ईरान की न्यूक्लियर साइट पर सीधा हमला करने के कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए जिससे ईरान को मना लिया जाए और ईरान को परमाणु बनाने से दूर रखा जाए। वहीं एक खबर और बताई थी कि ईरान के अंदर जो 2 सीनियर प्रोसिक्यूटर जज थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। विजुअल सामने आ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई ने उन दोनों जजों की नमाज जनाजा पढ़ाई है। अभी तक ये कंफर्म बात नहीं हुई है कि इन जजों को मारने वाले इंसान के पीछे कौन था या उसका मकसद क्या था, क्योंकि उसने तो सुसाइड ही कर लिया। बात इतनी है कि जिन जजों को कत्ल किया गया गोली मारकर, लोग उनसे चिढ़े हुए थे, कई लोग, क्योंकि वो जज थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे ज़्यादा फांसी की सज़ा सुनाई है। बात फांसी की आई है और फांसी की सज़ा की आई है तो आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट है। एक ईरानी रैपर जिसका नाम टैटलू था, आमिर टैटलू, दोस्तों मौत की सज़ा इनको भी सुना दी गई है, क्योंकि अपने गाने के ज़रिए, रैपिंग के ज़रिए इन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया। ईरान की कोर्ट ने बयान सुना, सबूतों के आधार पर इनको मौत की सज़ा सुना दी है। वहीं ईरान और रशिया की एक और बड़ी डील का खुलासा हुआ है। अज़रबैजान बीच में है, ईरान और रशिया दूसरी तरफ है। अब खबर यह है कि रशिया और ईरान दोनों गैस पाइपलाइन बनाएंगे, बिछाएंगे अज़रबैजान के रास्ते, और दोनों डायरेक्ट गैस एक दूसरे को सप्लाई करेंगे। उधर दोस्तों हड़कंप मच गया है पूरी दुनिया में कि अचानक से ईरान के IRGC के मेजर जनरल मोहम्मद बाक़री पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान आर्मी ने उनका बिल्कुल ऐसे स्वागत किया जैसे कोई दूसरे देश का बादशाह आ रहा हो। पूरी सेना वहां मौजूद थी, बड़े लीडर मौजूद थे। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच कई बड़ी अहम डील हो सकती है। इससे पाकिस्तान तो पाकिस्तान, ईरान भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। उधर ईरान के जनरल ने जो बात कह दी है, उस बात की वजह से अब अमेरिका और इजराइल भी सख्ते में आ गए हैं। हजरात, ईरानी जनरल ने एक्सेप्ट कर लिया है जनता के बीच, दुनिया के सामने, हमारी सेना के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। हमारे पास अब ऐसे हथियार मौजूद हैं जो AI से लेस हैं और उसका इस्तेमाल IRGC की फौज पहले से ही कर रही है। امروز در اوج ذلت مجبور شدن بدانید این آتش بس بر رژیم صهیونیستی تحمیل شد. این مذاکراتی که تو این 3-4 ماه گذشته انجام شد هیچ کسری ندارد از اون مذاکراتی که در 2/7/2024 تکمیل شد و رژیم پست صهیونیستی به همش زد. هیچ چیزی گیرش نیامد رژیم صهیونیستی.
همون بندهایی رو که مقاومت اسلامی فلسطین و برادران ما تعیین کرده بودند برای رسیدن بهش उधर सीरिया को न जाने क्या हो गया है। सीरिया ने कल ईरान और इजराइल को बैन किया और अब रशिया को भी बैन कर दिया। हत्ता कि लोगों को तो बैन किया ही है, लेकिन ईरान, रशिया और इजराइल के गुड्स यानी जो भी अनाज, खाना, पानी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, साजो सामान, खाने पीने का सब बंद कर दिया है। सीरिया की गवर्नमेंट ने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है रशिया को, इजराइल को और ईरान को। इसी के साथ नॉर्वे के विदेश मंत्री भी जोलानी से मिलने पहुंच गए, जिनसे जोलानी ने मुलाकात की। अब नॉर्वे भी जोलानी की गोद में बैठ गया है और सीरिया को कबूल कर लिया गया है। वहीं जोलानी सरकार के प्रधानमंत्री ने उन इलाकों का दौरा किया जहां रेफ्यूजीज रहते हैं, उनसे मुलाकात की, उनके टेंट में वो गए भी और उनसे वादा किया कि हम आपको पक्का मकान, पक्की रिहाइश बनाकर देंगे, जो कि अपने में एक बड़ा बेहतरीन कदम है दोस्तों। वहीं अमेरिका ने भी ग्रीन लाइट दे दी है, इशारा कर दिया है कि हम सीरिया से कई प्रतिबंधों को, बैन को हटा सकते हैं। उधर मेरे दोस्तों सीरिया के बॉर्डर के इलाकों में कुर्द और तुर्किश सेना के बीच झड़प दिख रही है, जिसमें जो कुर्द हैं उनके पास टैंक भी नज़र आ रहे हैं और जो तुर्की है वो भी पूरी तरह से हमलावर है। देखिए بالتجهيز لغد العمل العسكري على موقع 6 تشرين تاريخ 19/1/2025 والعمل वहीं मेरे दोस्तों वहाँ का जो संगठन पीकेके है, उनके आर्मी चीफ ने इनकार कर दिया है कि हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम हथियार नहीं डालेंगे और न हम जोलानी के साथ जुड़ेंगे। उधर मेरे दोस्तों सीरिया की जोलानी सरकार के आर्मी चीफ ने कहा, जो कुर्द के पास सेना है, हम नहीं चाहेंगे कि वो हमारी सरजमीन पर अपना बेस बनाएं, अपने गढ़ बनाएं और अपने पैर जमाएं। बेहतर होगा कि जल्द से जल्द हथियार डालकर वो घुटने पर आ जाएं। वहीं दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि लेबनान की आर्मी लेबनान में रमीश एन एबेल और बिनते जबीली और ऐनाथा के इलाके में वापस आ रही है। इजराइल इन इलाकों से निकल गया है। वहीं एंटोनियो गुटेरेस ने भी जोर दिया और कहा कि लेबनान के हर इलाके से इजराइल बाहर निकल जाए और लेबनान की फ़ौज वहां तैनात हो जाए। वहीं इजराइल के हमलों में एक बिल्डिंग डैमेज हो गई थी, अचानक से वो डिसबैलेंस हुई है और पूरी की पूरी बिल्डिंग, वो अपार्टमेंट ढह गया है। उधर इटली के विदेश मंत्री फिलिस्तीन और इजराइल दोनों जगह का दौरा करने के लिए हाल फिलहाल में आ सकते हैं। उधर बात करें सेटलर्स की, तो उन्होंने एक बार फिर से यहूदी, ये तस्वीर देखिए, अलग से नहीं दिखा सकता हूँ माजरत के साथ, ये देखिए, इजराइल के सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों के घरों में, उनकी गाड़ियों में, उनकी प्रॉपर्टीज़ में, उनके खेतों में देर रात को आग लगा दी है, जिससे फिलिस्तीनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक फिलिस्तीनी बच्चे को भी रेड के दौरान वेस्ट बैंक में गोली मारकर इजराइल की सेना ने कत्ल कर दिया है। गाजा में भले ही जंग बंद हो चुकी है, लेकिन पीछे सिर्फ अब बर्बादी है। गाजा को दोबारा से जैसा वो था वैसा बनने में 40 से 50 साल कम अवसर रहेंगे। मेरे दोस्तों आपको एक जबलिया इलाका दिखाता हूँ गाजा का, जहाँ पर अब सिर्फ मलबा ही मलबा है। पूरा शहर
खंडर बन चुका है। حجم الدمار هنا مرعب. मेरे दोस्तों, रिपोर्ट ये है, ज़रा ये सैटेलाइट इमेज देखिए। ये सेम जगह की सैटेलाइट इमेज है जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है जगह। रिपोर्ट के मुताबिक 15 महीने में 60% गाज़ा की बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। 46,600 लोग पूरी तरह से, जिसमें बच्चे और महिलाएं हैं, मारे गए हैं और 1.9 मिलियन पीपल यानी लगभग 20 लाख लोग अपने घर से बेघर हैं। अमेरिका में सर्वे हुआ, उस सर्वे के रिपोर्ट के मुताबिक 53%, आधे से ज़्यादा अमरीकियों का ये मानना है कि ज़रूरत से ज़्यादा अमरीकी सरकार ने इजराइल को पैसा दिया है। खुशखबरी यह है कि लगभग 550 ट्रक, ह्यूमैनिटेरियन एड ट्रक जो हैं गज़ा के अंदर पहुंच गए हैं। अल्लाह अकबर, शुक्र अल्लाह। वहीं गाज़ा की सिक्योरिटी फोर्सेस भी बड़ी तेज़ी से पूरे गाज़ा में तैनात होना शुरू हो चुकी हैं। वहीं नेतन्याहू ने जो डील कर ली है और बेंजीवीर जैसे नेताओं ने जो चिढ़ के रिजाइन दिया है, नेतन्याहू जल्दी जल्दी उनकी पोस्ट पर दूसरे नेताओं को नियुक्त करने में बिजी हो गया है। अमेरिका की एक चाल समझिए, क्योंकि अमेरिका रहम तो कर नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान अच्छा है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही तरफ कट्टरवादी हों। इजराइल का इशारा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दूसरी तरफ भी वामपंथी और कट्टरवादी होते हैं। अगर हमने गाज़ा को डेवलप नहीं किया, गाज़ा को ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये चीज़ जो हुई है ये दोबारा होगी। जब तक हम गाज़ा को उम्मीद नहीं देंगे, गज़ा के लोगों को मकान नहीं देंगे, ये चीज़ें चलती रहेंगी। लिहाजा हम कोशिश कर रहे हैं कि गाज़ा के तमाम लोगों को निकाल कर कुछ दिनों के लिए हम किसी होस्ट देश, किसी अपने साथी देश के यहाँ भेज दें और हम फिर पूरा गाज़ा बनाएं और फिर वापस उन्हें लाकर बसाएं। उस देश का नाम बताया जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया होगा। यानी अमेरिका तैयारी कर रहा है कि गाज़ा के तमाम लोगों को उठाकर इंडोनेशिया शिफ्ट कर देगा, गाज़ा को बनाएगा और फिर वापस उनको बुलाकर उनके घरों की चाबी सौंपेगा। अब अपने दिल से बताइए, इसमें ईमानदारी झलक रही है? बिल्कुल नहीं। इसमें साजिश की बू आ रही है कि बहानों से ये इनको निकाल न दे और वापस फिर आने ही न दे। डोनाल्ड ट्रंप कौन सा इंसान का बच्चा है? वो भी शैतान का बच्चा है भाई, वो कौन सा सच बोल रहा होगा। बहरहाल दोस्तों, अब देखना ये है कि होगा क्या। हालांकि ये बात क्लियर है कि गाज़ा के लोग गज़ा की ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। जो लोग कह रहे थे कि बाइकआउट से कुछ नहीं होता, स्टारबक्स की हालत इतनी डाउन हो चुकी है कि पूरी दुनिया में हज़ारों की तादाद में स्टारबक्स के आउटलेट तो बंद हुए ही हैं। अभी भी हाल इतना बुरा है कि मार्च के महीने तक आते आते स्टारबक्स हज़ारों की तादाद में नौकरियां छीन सकता है, लोगों को अपनी कंपनी से निकाल सकता है। कुर्दिश आर्मी के चीफ ने बिल्कुल क्लियर मीडिया के सामने कहा, जिसमें अरब मीडिया ने उनका इंटरव्यू लिया और खूबसूरत एंकर ने उनसे पूछा कि आपका ईरान के साथ क्या इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे में कुर्दिश आर्मी चीफ ने कहा कि ईरान से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, ना हम ईरान से लिंक में हैं, ना हमारा ईरान के साथ कोई ताल्लुक़ है, ना हम ईरान से हथियार ले रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं अपने दम पर अपनी ज़मीन के लिए कर रहे हैं। इराक का एक इलाका है कुर्दिस्तान, वहाँ के लोगों की ये मांग तो नहीं है कि हमें अलग देश दो, लेकिन अलग देश जैसी व्यवस्थाएं हैं। कुर्दिस्तान के इलाके की सरकार अलग है और वहाँ का प्रधानमंत्री तक अलग है। अब कुर्दिस्तान का प्रधानमंत्री तस्वीरों में देखिए सीधा पहुंचा है जॉर्डन और जॉर्डन के किंग से और साथ में वहाँ की गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुलाकात की है। अब इनके बीच में खिचड़ी क्या पकी है ये क्लियर फिलहाल नहीं हो पाया है। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।